हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और इसमें अपन एग्जाम कंसिडर करेंगे एमटीएस और सीएचएसएल। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड कब से लेकर कब तक का पहला सवाल आता है। तो पीरियड लिखना आप 2400 से लेकर 1700 बीसी तक इसका पीरियड था, मतलब टाइम पीरियड यही इतने काल के लिए यह रही थी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसका एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। किसे कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। यह भी किसको कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और एक और सवाल आता है यहाँ से, पिक्टोग्राफिक युग। पिक्टोग्राफिक युग भी इसके लिए कहा जाता है। भारत में प्रथम नगरीकरण कौन से क्षेत्र में हुआ था? वह हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। एनसीईआरटी की लाइन है और पूछी गई लाइन है, भारत में प्रथम नगरीकरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में हुआ था? तो ये सब आपसे पूछता है। इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे तो इससे लेकर 1700 बीसी कांस्य युगीन सभ्यता। ये नंबर 2 पॉइंट, ये तीनों उसके क्या हो जाते हैं? नाम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये शब्द अपन को किसने दिया था? एक आदमी थे, उनका नाम था जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, महानिदेशक थे। तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द अपन को दिया था। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? खोज की थी राय बहादुर साहनी ने। राय बहादुर साहनी जी ने। ठीक है, इस बात का आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। और कब की थी? ईयर भी इंपोर्टेंट है, 912 में की थी। सन 912 में राय बहादुर साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और इसको नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया था। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए, इसकी आकृति कैसी है? बहुत बार पूछता है आपसे सवाल, तो इसकी आकृति लिखना ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। शेप के बारे में से बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है। शेप कैसा है इसका? ट्रायंगुलर, अर्थात त्रिभुजाकार है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या लिख रखा है? यह है 4 पॉइंट मादा जम्मू सुतकोंडर दायमाबाद। यह है क्षेत्र, कहां तक ये फैला हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र भारत में कहां तक फैला हुआ था? ये इसका क्षेत्र है। आइए अब बात करते हैं यहाँ से, चारों मादा जम्मू। देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है नदियां। देखो ये कौन सा है मादा जम्मू? ये है चिनाव नदी पे। कौन सी नदी पे? चिनाव नदी पे। आलिमपुर ये कहाँ है? यूपी में। और ये कहाँ है? हिंडन नदी पे। कौन सी नदी पे है? हिंडन नदी पे। इस बात का आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। दाइमाबाद गोदावरी नदी पे। कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे। और सुतकोंडर कौन सी नदी पे है? दाशक नदी पे। तो यहां से अपन ने क्या पढ़ा? यहां से अपन ने पढ़ा मादा जम्मू चिनाव नदी पे, आलिमपुर यूपी हिंडन पे, दायमाबाद गोदावरी पे, सुतकोंडर दाशक नदी पे। ये इनका क्षेत्र है। नदियां सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर मादा जो जम्मू में है वह किस नदी पर है? दैट ऐसे आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे। आइए अब आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है मुख्य निवासी। मुख्य निवासी यहाँ के कौन थे? द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़। ये सब आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि खोज किसने की थी, आकृति कैसी है, क्षेत्र कहां से कहां तक है, मुख्य निवासी क्या है? द्रविड़ है। अगला सवाल आता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या था इनका? पशुपालन। पशुपालन इनका व्यवसाय था। सभ्यता, सबसे इंपॉर्टेंट, सभ्यता थी शहरी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसकी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। समाज कैसा था? समाज के लिए लिखना मातृ सत्तात्मक। कैसा था? मातृ सत्तात्मक, अर्थात स्त्रियों का प्रभुत्व ज्यादा था। स्त्रियों का प्रभुत्व मतलब यहाँ पे जैसे निर्णय लेने में स्त्रियों की राय ली जाती थी, गद्दी पे महिलाएं बैठ जाती थी, बैठ सकती थी। ठीक है, अधिकार करने का अधिकार कब पूरा योगदान था महिलाओं का। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो, समाज तक हो गया। प्रणाली, प्रणाली कैसी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। कैसी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जिस जिस चीज की इनके क्षेत्रों में कमी होती थी, यह वह दूसरे क्षेत्र के लोगों से लेते थे और जो यहाँ पे अधिकता में होता था वह उन्हें प्रदान कर देते थे। ठीक है, तो प्रणाली कैसे हो गई? वस्तु विनिमय प्रणाली। यहाँ तक की बात हो गई। आइए, लिपि कैसी थी? लिपि थी वेस्ट्रोफेडन। नहीं, लिपि लिपि के बारे में आता है भावचित्रात्मक। सॉरी, लिपि थी भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक मतलब अधिकतर अपने जो भाव थे ना वह चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे चित्र हमें प्राप्त हुए। बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे चित्र हमें प्राप्त हुए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, भावचित्रात्मक। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक लिखने, हाँ लिपि हो गई। लिखने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे बहुत बार पूछता है, लिखने का तरीका था वेस्ट्रोफेडन। ये नाम भी आपको याद रखना है और ये होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। वेस्ट्रोफेडन लिखने का तरीका क्या था? वेस्ट्रोफेडन। वेस्ट्रोफेडन में देखो होता क्या है, अपन जैसे ऐसे लिखते हैं। यहां से आपने स्टार्ट करा तो बस आपका पेन है ना,
कहीं नहीं रुकेगा, आपका पेन वहीं रुकेगा जहां पे आपने उसको खत्म करना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बेस्ट्रोफेडन। ठीक है, क्या कहलाता है? बेस्ट्रोफेडन। तो यहाँ से लिखने का तरीका कौन सा हो गया? बेस्ट्रोफेडन। अब आते हैं मुख्य देवता। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पशुपतिनाथ यहाँ के मुख्य देवता थे। तो कितने सवाल अपन ने देखो यहाँ तक पढ़ लिए। ये तो इतने सारे सवाल, खोज किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने। कब की थी? और ये इसके नाम, यहाँ तक अपन ने, ये सब आपसे एमसीक्यू रूप में आपसे पूछता है। ठीक है, जीडी और सीएचएसएल के लिए अपना सेशन है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, 2 एग्जाम अपन इसमें कवर करेंगे, और पूरे 75 में से 75 या 50 में से 50 सीएचएसएल के लिए, जीडी के लिए, सॉरी एमटीएस के लिए, दोनों अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए, ठीक है, यहां तक के पॉइंट हो गए। अब आप लिखना कुछ पॉइंट होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आप नोट डाल के लिखना, वह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से परिचित नहीं थे। और बहुत बार सवाल पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो वह आप लिखेंगे, शेर से वह परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? शेर से परिचित नहीं थे। और 4 वर्ड आते हैं, एक तो टेराकोटा, सीटाडल, एस टाइप और R37। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं, यहाँ से इसको रफ करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो 4 शब्द मैंने आपको कौन कौन से बताए। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना, मजबूत मकान बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? ईंटों का उपयोग करते थे। तो ईंटों से बने हुए मकानों, दुर्गों, शहरों को क्या कहा गया? टेराकोटा कहा गया। अब आता है सीटाडल। सीटाडल क्या होता है? सीटाडल, सीटाडल होता है, देखो सीटाडल को समझने के लिए अपन आते हैं इसके ऊपर। ये देखो, ये एक है हमारे पास, अपन ने एक डब्बा लिया। ठीक है, ये डब्बा है, तो ये यहाँ पे नीचे तो क्या है? इसके जमीन मान लो, जमीन होती है। तो ये क्या करा इन्होंने? नींव बनाई। नींव बनाते ना अपन मकान बनाते, जब नींव बनाई, नींव के ऊपर क्या करा? ये जमीन से उठ गया भाग। ठीक है, अब अपन लाए कुछ दूसरा चीज, तो इसको अपन ने यहाँ जो अपन ने इसके ऊपर रखा है ना, ये हो गया इसका मकान। तो ऊंचाई पे जो मकान बनाए जाते थे ना, उनको क्या बोला जाता था? सीटाडल। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, क्या है? सीटाडल। अब बात करते हैं R37 एंड एस टाइप। ये क्या है? ये दोनों है दफनाने के तरीके। बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है, R37 क्या है? R37 एक दफनाने का तरीका है सिंधु घाटी सभ्यता में। एस टाइप और R37, तो ये चारों वर्ड आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। ये चारों वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं। आइए अब बात करते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। जैसे अब आते हैं इनके शहर। देखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप नोट डाल के आप कहीं भी ये पॉइंट लिखना। देखो, हड़प्पाई मोहर, सबसे पहले अपन को है ना, जब अपन ने इनकी खुदाई चालू करी ना, तो यहाँ मिली अपन को एक हड़प्पाई मोहर, एक मोहर मिली थी, और हड़प्पा मिली, तो क्या बोला गया? हड़प्पाई मोहर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूछता क्या सवाल है? हड़प्पाई मोहर किससे बनी होती थी? तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना ना, यह सेल खड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी। क्या होता था? सेल खड़ी का एक पत्थर होता था, एक नरम सा एक पत्थर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? सेल खड़ी का पत्थर बोला जाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप आपको सेशन भी बहुत बढ़िया पसंद आ रहा होगा। आइए देखो, देखो अब इसके स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, सुतकोडर। अब और अपन क्या पढ़ेंगे? राखीगढ़ी, बनवाली, ये सब इसके क्षेत्र होंगे जो यहाँ पे स्थल के रूप में आपसे पूछता है। ठीक है, तो आप एक बार फिर अपन रिवाइज करते हैं, कौन कौन से हो गए? हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन है, लोथल है, राखीगढ़ी है, बनवाली है, और सुतकोटड़ है, और रंगपुर है, रोपड़ है। रंगपुर, रोपड़, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो, अब इनके बारे में यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे नगर योजना। देखो, नगर योजना क्या होती थी? इनकी नगर योजना सबसे इंपॉर्टेंट है। नगर योजना में क्या करता था? प्रत्येक शहर जो था ना, जब मैंने आपको शहर बताया, जैसे मोहनजोदारो, क्या हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सब क्षेत्र क्या है? हर भाग 2 भागों में बटा हुआ था। 2 भाग कौन कौन से थे? एक को बोला जाता था पूर्वी भाग, एक को बोला जाता था पश्चिमी भाग। क्या बोला जाता था? अब आप ऐसे लिखना इसको, ये हो गया शहर। शहर के कर दिए अपन ने 2 भाग, एक तो हो गया पूर्वी भाग और एक हो गया पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग होता था छोटा, और इसी को क्या बोला जाता है? दुर्ग। क्या बोला जाता है? दुर्ग बोला जाता है। पूर्वी भाग होता था बड़ा, और इसको क्या बोला जाता है? निचला शहर। तो यहां से अपन ने क्या सीखा? प्रत्येक शहर 2 भागों में विभाजित तक, तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग क्या होता था? अपेक्षाकृत छोटा होता था, और इसी को क्या कहा जाता है? दुर्ग। और यह क्या था? ऊंचाई पर होता था। काय पर होता था? ऊंचाई पर। और पूर्वी भाग बड़ा होता था, और यह इसको निचला शहर बोला जाता था। ठीक है, जैसे अब आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे जो हमारे किले होते थे वह क्या होते हैं? हाइट पे होते हैं बहुत, तो वह यहाँ का क्या हो गया? पश्चिमी भाग हो गया। और जो निचला शहर होता है वह क्या होता है? पूर्वी भाग होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आज का पार्ट 1 हमारी क्लास डे 1 थी, तो यही समाप्त करते हैं सेशन को। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।